बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है और आज खेल का जब अख्ताम हुआ तो 290 रन यहाँ पर श्रीलंकन टीम ने बनाए थे और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कबल अगर हम बात करें तो 247 रन पर बांग्लादेश की पूरी टीम आउट हो गई और फर्नांडो ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया श्रीलंका की जानिब से और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साथ साथ ICC बहुत सी चीज़ें नई मुतारिफ कराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ICC ने वाइट बॉल क्रिकेट के बाद अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी जो है ना स्टॉप क्लॉक मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। तो बहुत सी चीज़ें अब ICC नए मुतारिफ कराती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा कौमी खेलों के लिए उम्दा कारकर्दगी का जो है सिलसिला जारी है और साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी अब 36 खिलाड़ियों को जो है कैश इनामात देने का ऐलान कर दिया। तो बहुत कुछ आज अपने शो में बात भी करेंगे हम। उसके अलावा मुख्तलिफ खेलों के हवाले से भी बात करेंगे। नेशनल गेम्स का इनेकाद कराची में 17 साल बाद हो रहा है, उस पर बात रहेगी। टॉप ऑफ 4 के हवाले से आज हम बहुत कुछ बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो थैंक्स और सबसे पहले हम टेस्ट मैच पे आ जाते हैं। आज जो मैच है खेला जा रहा है, श्रीलंका की उम्दा बॉलिंग और फिर बैटिंग में भी उनके बैटर से छाए रहे आज। तो कैसा लग रहा है इस टेस्ट मैच का आगाज है? ऐसा लगता है कि श्रीलंका अपने हक में करती दिखाई दी है। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने, आपको पता है कि पहले दिन जो स्टार्ट लिया था टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला किया था, वो फैसला जो है उनके हक में अच्छा साबित नहीं हो सका, क्योंकि आपको पता है कि सिवाय ओपनर ने सिर्फ 46 रन किए हैं। उसके बाद आप मुश्किल को देख लें या कप्तान को शांतु को देख लें, 46 के बाद 33, 31, 32, 247 रन पे जो है बांग्लादेश की टीम सिमट गई है। लेकिन आपको पता, जब श्रीलंका ने बैटिंग शुरू की है तो नसांका की जो इनिंग्स है उन्होंने जिस बरकरारी से और विकेट पे स्टे करने के बाद रन्स का जो उन्होंने एक फ्लो हासिल किया, अभी वो 146 पर नॉट आउट हैं और चंदीमल जो है नर्वस 19 का शिकार होकर 93 पे आउट हो गए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि श्रीलंका, अब देखें 290 रन तो श्रीलंका ने बना लिए हैं, सिर्फ 2 प्लेयर आउट हुए हैं। तो लग रहा है कि बांग्लादेश के लिए मुश्किलात जो है और भी बढ़ेंगी। अगर कल पहले फेस में शुरू के 2 घंटों में अगर से बांग्लादेश के बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं, 300-350 के अंदर आउट करने की कोशिश करते हैं श्रीलंका को, तो कहीं जाके वो मैच में वापस आएंगे। अगर श्रीलंका ने एक बड़ी लीड ले ली, स्कोर बोर्ड पे जो है बड़ा टोटल सजा दिया, तो मैं ही देख रहा हूँ कि बांग्लादेश से ये टेस्ट जो है हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी हम बैटिंग पे बात करेंगे। चंदीमल की और साका की बड़ी ज़बरदस्त दोनों की जोड़ी रही है। एक ने 93 और एक ने 46 पे विकेट पे स्टे किया हुआ है, लेकिन चंदीमल आउट हो गए, 93 बना के रहा है। लेकिन दोनों की पार्टनरशिप को कैसा देखा आपने? थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आया था यहाँ पर श्रीलंका के बैटर्स पे, लेकिन दोनों ने अपने तजुर्बे से जो इस प्रेशर को निकाला। बिल्कुल, देखें ये टीम के दोनों तजर्बेकार बैट्समैन है और जिस तरीके से ओपन जो है उनको बहुत जल्दी विकेट मिल गई थी, बांग्लादेश को पहली विकेट जब मिली और उसके बाद चंदीमल और सांका ने जो पार्टनरशिप की है उससे जो है श्रीलंका जो है मैच में वापस आया। और जिस तरीके से चंदीमल ने अपनी इनिंग्स 93 रन्स की खेली है और नसांका को उनका जो साथ हासिल था, देखें वो 150 के करीब 146 पे नॉट आउट है। अगर वो कल इसी फ्लो को जारी रखते, उन्होंने नाइट वॉचमैन जो है अभी भेज दिया, लेकिन उन्होंने किसी भी बैट्समैन को नहीं, बैट्समैन रोक लिए, नाइट वॉचमैन जो जयसूर्या को भेज दिया है। तो सुबह देखें कल जो पहला सेशन होगा वहाँ से देखेंगे कि ये पार्टनरशिप जो आपकी चंदीमल के और निशांका की लगी थी, उसके बाद और नीचे अगर बैटर आके निशांका को थोड़ा सा साथ देते हैं तो निशांका हो सकता है कि डबल 100 की तरफ जाए, डबल की तरफ चला जाए। अच्छा, लेकिन सुबह के टाइम पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है, बॉलर से उसका फ़ायदा उठा रहे फास्ट बॉलर। आज भी फर्नांडो ने जिस किस्म की बॉलिंग की तो ऐसा लग रहा था मुश्किलात का सामना है। पहला सेशन आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा श्रीलंकन बैटर्स को और थोड़ा सा मौका जरूर है बांग्लादेश के लिए कि सुबह के जो मौसर से उससे फायदा उठा सकें। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपको पता है नाहिद राना जिस तरीके की बॉल करता है और सुबह के जो 2 घंटे जहाँ मॉइस्चर होगा विकेट पे, जिस तरीके ने श्रीलंका के फास्ट बॉलर ने उनसे मदद उठाई है, तो अगर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स भी सुबह के जो 2 घंटे हैं यानी कि लंच तक, उसमें अगर लैंड और लेंथ मेंटेन करके अगर वो श्रीलंका की टीम को है 350 के अंदर अंदर आउट कर लेते हैं, तो समझे बांग्लादेश मैच में है। अगर 400 प्लस श्रीलंका स्कोर लगा देती है तो आपको पता है चौथी इनिंग्स यहाँ खेलना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए श्रीलंका चाहेगा
कि हम जो है 400-450 का टोटल लगा के बांग्लादेश को प्रेशर में ले आए। और आपको पता जब प्रेशर आता है स्कोर बोर्ड का और फिर वो ना चाहते हुए प्लेयर जो है वहाँ गलती करता है। चले वहाँ गलती कर, पहला सेशन कल का बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा जज साहब आईसीसी बहुत सी नई चीज़ें मुतारिफ करा रहा है और वाइट बॉल के बाद अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी जो है आईसीसी ने जो स्टॉप क्लॉक जो है मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। क्या कहेंगे, एक अच्छी चीज़ हो रही है और इससे शायद थोड़ा सा रेस्ट नज़र आ रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो प्लेयर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करी। जो रूल एंड रेगुलेशन थे उनमें बहुत ज़्यादा नरमी भी कर दी गई है। लेकिन ये कि जिस तरीके से वाइट बॉल में आपको पता है कि टाइम आउट लिया जाता है, इसी तरीके में अगर टेस्ट मैच में भी ये चीज़ें ला रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्रिकेटर्स और क्रिकेट की बेहतरी के लिए है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये जो नए कानून लागू करने जा रही है। तो इसका टेस्ट प्लेयर आपको पता 5 दिन के मैचेस होते हैं और इसमें प्लेयर्स को जो है रेस्ट भी चाहिए होता है। तो अगर इसमें भी टाइम आउट आ जाता है, उसका एक मुख्तसर फॉर्मेट होगा, चाहे 5 मिनट का हो 10 मिनट का हो, तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत कुछ और भी बातें जावेद इकबाल भट्टी से यहाँ जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं परवेज अहमद शेख साहब, एसोसिएट सेक्रेटरी हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के। और पिछले दिनों ओलंपिक डे भी मनाया गया और फिर 17 साल के बाद हम देखेंगे कि कराची के अंदर नेशनल गेम्स का इनेकाद हो रहा है। उस हवाले से भी बात करते हैं परवेज अहमद शेख साहब से। परवेज अहमद शेख साहब, सबसे पहले तो बहुत थैंक्स विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, पिछले दिनों हमने देखा कि ओलंपिक डे पाकिस्तान में भी मनाया गया और कैसा देखा इस ओलंपिक डे को, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल इस तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं, ओलंपिक्स के खेलों पे भी हम तवज्जो दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम प्रोग्राम का भी इनेकाद कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। ओलंपिक डे जो मनाया गया है वो हर साल की निस्बत 1948 में जब पहला मनाया गया था तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं पिछले अदवार से तो ये बेहतर से बेहतर, ये बेहतरीन डे था। और उसमें ओलंपियन जो मौजूद थे ना, हॉकी ओलंपियन। अब ओलंपिक डे की अगर बात होती है तो गेम तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो मेडल ले रखे हैं उनमें डोमिनेशन हॉकी की है। तो वहाँ हॉकी ओलंपियन मौजूद थे, तो वो इस बात का सबूत था कि वो इस डे को मनाने में हम उनको नहीं भूल रहे हैं और वो हमारे बीच में आना चाहते हैं। तो अच्छा है, होना चाहिए। और इसके अंदर खिलाड़ी ऑफिसर मौजूद हैं। परवेज साहब, यहाँ पर हमारे पास सारे ही ओलंपियन वहाँ पर मौजूद थे इस तकरीब के अंदर, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा बहुत से गेम्स हैं ओलंपिक के, लेकिन कुछ ख़ास तवज्जो हम समझते हैं कि 3-4 खेलों के अंदर है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ अब हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है? ओलंपिक डे तो मना लेते हैं, लेकिन जो अशद ज़रूरत है हमारे पास है, जो ओलंपिक में जितने गेम्स हैं उसके लिए खिलाड़ी तैयार करना। पिछले दिनों अगर हम देखें तो ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने जेवलिन के अंदर अपना मुकाम बनाया, और अब हम देखते हैं कि ग्राउंड्स पर अगर चले जाए ना तो थोड़ा सा प्लेयर्स नज़र आते हैं जेवलिन के भी हमें। जी जी, इसमें देखें, हम देखना ये पड़ेगा कि ओलंपिक में जाना एक अच्छी मुकाबले के लिए वो डोमेन किसका है। एक पाकिस्तान ओलंपिक या सिंध ओलंपिक की बात करेंगे तो वो जो गवर्निंग ये बॉडी है इनके मतलब कुछ इख्तियारात है ना कि नेशनल गेम ऑर्गेनाइज करना है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कोर्सेज वर्कशॉप करवाने हैं, और कोई खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए कोई चीज करनी है। और जो सूबाई ओलंपिक है वहां पर सिंध ओलंपिक जो है वो उसने, या पंजाब ओलंपिक ने पंजाब गेम सिंध गेम ऑर्गेनाइज करना है। और अगर पीएसबी या डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जब कोऑर्डिनेशन में आए तो फिर वो बैन सूबाई गेम और ओलंपिक जो कायदे आजम गेम है ये भी मिलके होते हैं। तो ये तो होगी ऑर्गेनाइजिंग वाली बॉडी। अब जो ओलंपिक में जाने की बात है, जब हम खिलाड़ी के लिए ग्रास रूट की बात करते हैं ना, तो आपको ओलंपिक के लिए भी ग्रास रूट लेवल पे बात करनी पड़ेगी और उस जड़ को पकड़ना पड़ेगा कि ओलंपिक में जाते कैसे हैं। जब पाकिस्तान की कोई टीम किसी भी फंड्स की कमी के बाइस या किसी मुल्क की हालात या किसी बाइस भी वो जब अपने अगले मरहले में यानी एशियन चैंपियनशिप में या क्वालिफायर में वो शिरकत नहीं कर सकती, तो वहां से आगे क्वालिफाई कैसे करेगी? आप समझे? बिल्कुल। जब आप वेस्ट एशिया या एशिया में नहीं जाएंगे तो वो क्वालिफायर नहीं करेंगे एशियन के लिए, फिर वहां से आप करते हैं वर्ल्ड के लिए, फिर आप वो होता है ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड भी होता है। तो जब टीमें रोक दी जाएं
4 से 8 टीमें जाती रहे, उनको फंडिंग होती रहे, तो मुझे नहीं पता किसको होती है किसको नहीं होती है। लेकिन मैं बात करूंगा जो बेसबॉल की, कि बेसबॉल टीम है वो लास्ट ईयर जो है वो एक टीम ताइवान ना जा सकी, तो हमारी रैंकिंग नीचे आ जाती है। पार्टिसिपेशन के पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, बेसबॉल की तरफ थोड़ा आता हूं, और आपने एक मुद्दा जी। छेड़ दिया। बेसबॉल की तरफ आता हूं आपकी तरफ, और जी, जी। थोड़ा सा एक मुद्दा आपने छेड़ दिया। बेसबॉल पाकिस्तान अगर देखें तो वर्ल्ड रैंकिंग में मेरा ख्याल में इस वक्त 26वें नंबर पे, शायद 27 तक भी हम आ चुके थे, 27 पे हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, एशिया में हम नंबर 5 आ चुके हुए थे। चले नंबर 5 पे हम एशिया पे मौजूद हैं, वर्ल्ड पे हम आ चुके 27। थे, अब फिर हम नीचे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक भी बेसबॉल स्टेडियम नहीं है। अभी हम शुक्रगुजार हैं मरियम नवाज के, सीएम पंजाब, जिन्होंने पाकिस्तान में पहला बेसबॉल स्टेडियम के लिए बजट मुख्तस किया है, और वो 2028 तक मुकम्मल होगा। तो फिर हम भी उसमें ईयरली बेस पर अपनी चीजें करेंगे तो नजर आएगा पाकिस्तान फेडरेशन। चलें, उसके भी थोड़ा सा इंतजार करना है, मजीद 3 साल इस वक्त है, इंतजार करना है। नेशनल बिहार का स्टेडियम 32 साल से इंतजार कहाँ किया है विदाउट एनी स्टेडियम। आप एशिया में नंबर 5, वो नंबर 5 भी एशिया में क्यों है कि पहली जो 4 टीमें ऊपर हैं वो वर्ल्ड में भी उनमें से नंबर 1 2 3 है। वर्ल्ड रैंकिंग में वो जापान नंबर 1 है, वो एशिया में रखता है, तो वो तो 5 से आगे तो ये आने नहीं देंगे विदाउट स्टेडियम। हाँ, दूसरे डेवलप होते जाते हैं, हम नीचे आते जाते हैं। चले, आपने हमारे साथ ही रहे, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही मौजूद रहे। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने फंड्स के हवाले से। और पाकिस्तान हॉकी टीम ने अभी नेशन कप में बड़ा अच्छी एक कारकर्दगी का मुजाहरा किया जावेद साहब, और अब प्रो लीग के लिए पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाई के लिए पाकिस्तान टीम ने जाना है। लेकिन कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा मुद्दा जो बयान किया गया है वो ये कि प्रो लीग खेलने के लिए हमारे पास अखराजात बहुत ज़्यादा हमारे पास अखराजात लग रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राना मुजाहिद जिस तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर जो है अब हमें फंडिंग हुकूमत करेगी तो हमारे लिए अखराजात में कमी आ जाएगी। जी मोइन भाई, देखें हम कल यही बात कर रहे थे, भुट्टी साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, हमारा प्रोग्राम का एंड चल रहा था, तो देखें फंडिंग का मसला, देखें ये आज से नहीं, ये बहुत पुराना मसला है। अगर आपको अपने कौमी खेल हॉकी के लिए कुछ करना है, अब जिस तरीके से देखें नेशंस कप में जो है हमारी टीम के लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और फाइनल तक गए, और फाइनल में ठीक है न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन आप जो है प्रो हॉकी लीग में जो है अब शामिल हो गए, क्योंकि वर्ल्ड बॉडी जो है उन्होंने FIH की, उन्होंने आपको मदऊ कर लिया है। अब आपको प्रो हॉकी खेलनी है। अगर आप वहाँ जाते हैं, देखें हमारी जो रैंकिंग है ये वो प्रो हॉकी में इतने अरसे से हम नहीं खेल पा रहे, वहीं से हमारी रैंकिंग जो है प्रूव होगी, रैंकिंग ऊपर जाएगी, और लड़कों को भी अब ये जो मौका मिलेगा वहाँ खेलने का, आपको पता दुनिया की बेहतरीन मजबूत साइड जो है वहाँ आती है, जब उनके साथ हमारे मुकाबले होंगे हमारी रैंकिंग भी ऊपर आएगी और हमारी हॉकी की ऊपर आएगी। लेकिन फंडिंग का जो मसला है, देखिए फंड का मसला जो है गवर्नमेंट ने हल करना होता है, ना कि प्लेयर्स ने। देखिए प्लेयर्स का काम है खेलना, आप उनको जो सहूलतें वो प्रोवाइड करेंगे तो प्लेयर आपको रिजल्ट देंगे। तो मेरी ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी है और हॉकी से भी है कि भाई कम अज़ कम इन प्लेयर्स के लिए ये अखराजात का जो रोना है ये छोड़ दें। अब जो आपने मेहनत करनी है अपने कौमी खेल की जो करनी है, हॉकी को सामने रखते हुए इन प्लेयर्स के साथ जो है भरपूर तावन किया जाए। भरपूर तावन करना चाहिए इस वक्त हुकूमत को, और हुकूमत को अपना रोल अदा करना पड़ेगा यहाँ पर कौमी खेल हॉकी के लिए। अगर यहाँ पर हुकूमत अपना रोल अदा करेगी तो वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान में कौमी खेल एक दफ़ा फिर उरूज पर होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे खासकर कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और जावेद इकबाल भट्टी से जो बात हो रही थी यहाँ पर कह रहे हैं जावेद भट्टी साहब भी कि कौमी खेल की बेहतरी के लिए हुकूमत को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और यहाँ पर कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तारिक बुख्ती जो सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, वो भी गिला करते यही नज़र आए। कौमी टीम के जो सेक्रेटरी हैं राना मुजाहिद साहब, वो भी कह रहे हैं कि हमें कौमी टीम को जो अखराजात है प्रो लीग खेलने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत को रोल अदा करना पड़ेगा अपना। और यहाँ पर अगर हुकूमत रोल अदा करेगी तो हमें कामयाबियाँ नसीब हो सकती हैं। सब सूरत हाल में मज़ीद और भी बात हमारी जारी रहेगी। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी से, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ परवेज़ अहमद शेख साहब थे, और उनसे भी अब बातों का सिलसिला एक दफ़ा फिर जोड़ते हैं। और जिस तरह हम उनसे बात कर रहे थे कि बेसबॉल के हवाले से हमारे पास इंटरनेशनल मैयार का ग्राउंड नहीं है, तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने जो है पंजाब के अंदर एक बेसबॉल स्टेडियम तामीर करना शुरू किया है, और 2028 के अंदर वो बेसबॉल स्टेडियम तामीर हो जाएगा। इसी पे मजीद और बात कर लेते हैं परवेज़ अहमद शेख साहब से। परवेज़ साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त बेसबॉल के हवाले से हम बात भी कर रहे थे, और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कुछ बेहतर रही है बेसबॉल के अंदर, और एशिया के अंदर भी पाकिस्तान ने अभी सेकंड पोजीशन लास्ट इवेंट के अंदर हासिल किया है। कारकर्दगी का म्यार बढ़ रहा है। प्लेयर्स आप किस तरह देख रहे हैं कि वेन्यूज ना होने के बावजूद भी प्लेयर्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं? हाँ नहीं, प्लेयर देखा निकल रहे हैं, वो इंडिविजुअल भी अपने इलाकों में भी कोचिंग रुकती नहीं है। उनको वो कोविड के टाइम पर उनको ऑनलाइन वीडियो कॉल पर कोचिंग जो है कोचेस प्रोवाइड कर रहे होते थे। वो अपने घर के लॉन में या बाहर निकले बगैर वो खेल रहे होते थे, तो गैप नहीं आने दिया है ना। तो अगर गैप आता तो हम पीछे और भी पीछे चले जाते। और बैन अल-अक़वामी मेयार का स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, वो नहीं है, किसी भी मेयार का नहीं है ही नहीं है कि हम जहाँ जाएं और बेसबॉल शुरू कर दें। हमें लगाने पड़ते हैं नेट और चीजें और काम करना पड़ता है। फिर वो जैसे नेशनल गेम होगा कराची में, तो वो जब हम उसको करेंगे एनईडी पे वो अलर्ट हुआ है, तो वहां हमें लगाने पड़ेंगे ना नेट। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने नेशनल गेम्स की कही। और जब ये इसी हवाले से बात हो रही थी अहमद अली राजपूत साहब से, तो विमेंस के हवाले से भी बात हो रही थी कि जो नेशनल गेम्स के अंदर विमेंस की टीम को भी बेसबॉल की शामिल किया जाए। अब तक क्या इकदाम इस पे हुए हैं? क्योंकि मेंस के लिए तो बेसबॉल के मुकाबले इसमें जो नेशनल गेम्स में मुनक्किद होंगे, विमेंस के लिए क्या अपडेट है? हाँ, वो हमने अपील तो की है, आप भी मौजूद थे, आपके जो चैनल पर भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने वहाँ भी उसको पॉइंट आउट किया हुआ है। और वो अब अर्जी आगे गई है, अब वो किसी मीटिंग में कोई आगे होगा कुछ। मेरा क्लेम ये है कि जो नेशनल वीमेन बेसबॉल चैंपियनशिप 19 हुई है इस साल फरवरी में, 19वीं हुई है, तो हमें 19 साल ये और गैप भी आते रहे तो 26-27 साल से वुमेन चल रही है, और हम एशियन खेल के आ चुके हैं, ओलंपिक क्वालिफायर खेल के आ चुके हैं। और अभी लेटेस्ट तो हम एशियन में हमने जो है वो क्वालिफाई किया एशियन के लिए, जब हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, तो उसको नेशनल गेम में शामिल होना चाहिए। अच्छा, 17 साल के साथ 17 साल के बाद नेशनल गेम्स कराची में मुनक्किद हो रहा है, कैसा देख रहे हैं इस नेशनल गेम्स को? क्योंकि हाल ना की सूरत हाल है इस वक्त नेशनल गेम्स के भी रही थोड़े दिनों कबल, लेकिन अब इसके फाइनल डेट्स जो है 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आ गई है। जी जी, तो एक्साइटमेंट थी बड़ी है। हम तो मौसम को नहीं देख रहे थे और चीजें करने को तैयार हो गए थे, और अपडेट थी चीजें। अचानक जो है वो काफी एकदम मायूसी की लहर आई थी, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान के जो भी फरमान होंगे उनको हमने फॉलो करना होता है। और खिलाड़ियों को ये एक दिन की बात नहीं है कि नेशनल गेम हो गया उसके बाद वो चीजें खत्म है, तैयारी करते रहे। क्योंकि हमारा मुकाबला, हम सेफ गेम में जाना है, हमने एशियन में जाना है, हमने एशियन गेम में जाना है, हमने एशियन चैंपियनशिपों में जाना है, तो खेलते रहे। तो सिर्फ ये नहीं कि नेशनल गेम में किसी का कैंप लगा था वो जाया हो गया, वो जाया कहाँ हुआ, वो इम्प्रूव हो गया, इससे ज्यादा अच्छा होगा आप दोबारा लगेंगे कैंप पे। चलें, ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा मजीद जो कैंप लगेंगे इसमें मजीद और भी आपसे परवेज़ साहब बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहें। और जावेद इकबाल भट्टी आपकी तरफ आऊँ और बात करूँ इस वक्त स्कॉश की, तो जहाँ पर पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत के खिलाफ, भारत ने स्कॉश में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और यहाँ पर जो प्लेयर्स थे पाकिस्तान के नूर जमान, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो कैसा देख रहे हैं स्कॉश में पाकिस्तान का लेवल? क्योंकि कुछ बेहतरी स्कॉश में आए, कुछ नौजवान खिलाड़ी ऊपर की जानिब आ भी रहे हैं।
बिल्कुल मोहन भाई, देखें बेहतरी ज़रूर आई है स्क्वैश में। देखें हमारे प्लेयर्स जो है मेहनत की और देखें फाइनल तक चले गए। और फिर जैसे अभी आपने जहांगीर खान का ही बताया, स्क्वाड कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह जो है आना हमारे प्लेयर जो है पाइपलाइन में हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का नाम करेंगे। ठीक है, आप फाइनल में डबल में पहुँचे और आज इंडिया से हार गए, तो ये कोई हुर्फ़ आखिर नहीं है कि आज हार गए तो ये ख़त्म होगा। इंशाल्लाह जो है हम कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं। और जिस तरीके से प्लेयर तैयार होकर आ रहे हैं इंडिविजुअल तौर पे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द देखिएगा कि स्क्वैश में जो मकाम हमारा था, वो खोया हुआ मकाम दोबारा हम हासिल करने वाले हैं। बिल्कुल, जावेद साहब से जिस तरह बात रह रही है स्कॉश के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर रॉ टैलेंट बड़ा मौजूद है। बहुत से इवेंट इस वक्त भी कराची में जारी हैं स्कॉश के, और फिर हैदराबाद में भी स्कॉश का इवेंट मुनक्किद हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे कि अब बहुत ज़्यादा हमारे पास अच्छे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं नेशनल सतह पर स्कॉश के? जी मोइन भाई, देखिए स्क्वैश में जो हमारा मकाम था, आपको पता उससे पहले जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते थे मुल्की सतह पे, गैर मुल्की सतह पे, एशियन सतह पे, वर्ल्ड लेवल पे, तमाम के तमाम हम जो है रिकॉर्ड हमारे पास है कि हम जीते हुए हैं। और उसके काफ़ी अरसे गैप के बाद अब माशाल्लाह जो लड़के दोबारा से तैयार होकर आ रहे हैं, वो चाहे एशियन चैम्पियन देखें, अभी फाइनल हमने खेला है एशियन का, तो ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि पाइपलाइन में हमारे प्लेयर जो हैं वो बहुत मौजूद हैं। और अब थोड़े दिन पहले जो आपने जहांगीर खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह हो गया है, और वहाँ भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे जो है वहाँ जो है कोचिंग की जा रही है, वहाँ आके अपनी नेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल तो बहुत है स्क्वैश का पाकिस्तान में। असल ये है कि इन्हें निखारने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और स्क्वैश फेडरेशन है, उन्हें जो है इनके इक्विपमेंट का और इनके रहन सहन, खाने, इनकी ट्रेनिंग, इनकी ड्रिल्स का, इन पे अगर तवज्जो देते तो इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम जो है स्क्वैश में वो दोबारा हासिल करेगा। चले, खोया हुआ मुकाम स्क्वैश में दोबारा हासिल करता दिखाई देगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कौमी खेलों के लिए जो है बड़ा इक़दाम अब सामने नज़र आ रहा है। 36 खिलाड़ियों को जो है अब वो इनामात भी देंगे, कैश इनामात की सूरत भी उन तक जाएगी। तो एक अच्छा फैसला पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर रही है अब। जी, बहुत दिनों से देखें इन चीज़ों का इंतज़ार था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो हमारे जो प्लेयर हैं, जिन्होंने मुल्क का जो नाम बैरून मुल्क भी, एशिया में भी, हर जगह अगर हमारा जो सब हलाली परचम जो उन्होंने बुलंद किया है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम को चाहिए था इससे पहले ये सिलसिला शुरू कर देते कि प्लेयर्स जो है, आप देखें सिलेक्ट प्लेयर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अगर उनको रिवार्ड दिया जा रहा है तो वो उनका हक बनता है, ना कि उन पर कोई एहसान है। और अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अगर 36 प्लेयर को जो है चुना है इन इनामात के लिए, जो रकम की सूरत में देंगे, मेडल्स की सूरत देंगे, तो ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से पहली दफ़ा ऐसा होगा कि उन प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है जो अपनी परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, लेकिन ये कि उन्हें कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा था। और इंशाल्लाह ये जो उन्होंने ये चीज़ शुरू की है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स हैं और भी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आएंगे। चलें, और भी ज़्यादा जो है प्लेयर्स जो है नुमाया कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आएंगे जब उन्हें उनको का सिला मिलता हुआ दिखाई देता है। चलें, ये तो खिलाड़ियों के हवाले से थी। अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुकी हैं आयशा इरम साहिबा, एग्जेक्टिव मेंबर हैं सिंध ओलंपिक जो है एसोसिएशन की। वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। टग ऑफ वार विमेंस का इवेंट मुनक्किद होने वाला है, इस हवाले से मैं ज़रूर आयशा साहब से बात करना चाहूँगा। आयशा साहब, सबसे पहले तो बहुत थैंक्स है आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि टग ऑफ वार खेल बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है, बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स इसमें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और अब एक इवेंट भी जो है मुनक्किद हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन स्पोर्ट्स को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ये एक वुमेन स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। इंटर डिवीज़न टग ऑफ वार जो है वो हैदराबाद में पब्लिक स्कूल में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, और इसमें 6 डिवीज़न हिस्सा लेंगे, 10 से ज़्यादा टेक्निकल ऑफिशियल होंगे, और बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह 28 तारीख को टग ऑफ वार का हैदराबाद में इफ्तिताह होगा।
चैंपियनशिप का। चले, चैंपियनशिप का 28 तारीख को तो इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन विमेंस पे आप बात कर रही थी और विमेंस में मैं थोड़ा सा और भी आपसे पूछना चाहूँगा। सिर्फ टग ऑफ वॉर नहीं, दीगर खेलों पर विमेंस के रुझान जो है हम देख रहे हैं कि हर गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप क्या समझती हैं, थोड़े से वालिदैन का सपोर्ट जो है अपने बच्चों पर ज़्यादा जो ख़वातीन पर नज़र आ रहा है, जिसके बायस हम देखते हैं कि अब ख़वातीन प्लेयर्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं स्पोर्ट्स के अंदर? दरअसल इसमें आप समझ सकते हैं जो हमारी जनरेशन है वो मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो मीडिया की वजह से भी बच्चे जो है मीडिया को, मोबाइल को और दूसरी मीडिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं मोबाइल को, तो उनको अवेयरनेस हो रही है। इस अवेयरनेस की वजह से भी बच्चियों में और पेरेंट्स में अवेयरनेस आ रही है, और वो स्पोर्ट्स में अब तो पेरेंट्स माशाल्लाह खुद साथ आ रहे हैं, बच्चों को परमिशनों का भी कोई मसला नहीं है अब। हाँ, ये है कि थोड़ा सा मर्दों से अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं वो, इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बड़े अच्छे इक़दाम किए। कांग्रेस इजलास के अंदर भी हमने देखा कि एक अच्छा फैसला किया गया कि कौमी खेल हॉकी के लिए हमेशा हम देखते हैं कि 30, 32 साल, 35 साल की ख़वातीन हॉकी के लिए आगे आया करती थी, मैचेस खेला करती थी। लेकिन अब सूबाई सतह पर, महकमा जाती सतह पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाबंद कर दिया है अब वहाँ पर डिपार्टमेंट्स को कि आप जो है यंग ब्लड को तैयार करें, आप 15 साल से लेकर 30 साल तक की खिलाड़ियों को मौका दे ख़वातीन। तो आप समझते हैं कि अच्छा इक़दाम है? और फिर हैदराबाद में ख़वातीन हॉकी प्लेयर्स के हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, हॉकी जो है हमारा कौमी गेम है, कौमी खेल है, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ना हमारे स्कूलों में गवर्नमेंट को चाहिए जब ये हमारा कौमी खेल है तो इसको लाजमी करार दे। हर स्कूल के अंदर हॉकी की टीम मौजूद होना चाहिए, हॉकी का सामान मौजूद होना चाहिए, हॉकी के लिए जो फंड देना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ से काम शुरू होना चाहिए, ना कि 30-35 साल की लेडीज को आप पीछे करके जनरेशन को कैसे आगे लाएंगे आप, जब आप प्रिंसिपल को, स्कूल को, गवर्नमेंट को, स्कूलों को आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप वहाँ से शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है, तो ये हमारा कौमी खेल कैसे तरक्की करेगा। अच्छा, साथ साथ मैं हैदराबाद के हवाले से ख़वातीन हॉकी प्लेयर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। कितना रॉ टैलेंट नज़र आ रहा है आपको हैदराबाद के अंदर ख़वातीन हॉकी प्लेयर्स का? हैदराबाद में जो अभी एसोसिएशन है वो देखिए बहुत टाइम लगता है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में, और हॉकी जिस कदर मैं कह रही हूँ बहुत बहुत नीचे आ गई है, और हैदराबाद में जाहिर है जिसके पास अभी आई है वो एकदम तो नहीं पर लगा के उड़ जाएगा। बड़ी अच्छी बात की है, कोशिश, बहुत टाइम चाहिए उसको खड़ा, उसको एक गिरी हुई बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए, उसको सांचे में डालने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। हम उसको डिफॉल्टर कर देते हैं, बाबा इतना हम नीचे जा चुके हैं कि अब बहुत टाइम लगेगा आने के लिए। जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी स्कूलों में, स्कूलों से हॉकी शुरू नहीं होगी, काम शुरू नहीं होगा, हॉकी नहीं चल सकती है और कभी नहीं चल सकती। कम से कम गवर्नमेंट को स्कूलों में, बोर्ड में, आप देखें हैदराबाद बोर्ड है सिवाय हॉकी के और कोई गेम नहीं कराता। यहाँ तक कि पाकिस्तान बोर्ड होता है उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है बोर्ड की, तो आप ये देखें ना दूसरे स्पोर्ट्स भी तो कितने वो हो रहे हैं। अच्छा, आयशा साहिबा, जहां पर आप बात कर रही हैं इस वक्त कौमी खेल हॉकी की, दीगर हवाले से अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि वेन्यूज़ की भी कमी है हैदराबाद के अंदर। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत, मुख्तलिफ DSOs बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एज हासिल हुआ है स्पोर्ट्समैन को? देखें, हैदराबाद में आफ्टर टर्फ भी है, 6 नंबर बोर्ड स्टेडियम में, पब्लिक स्कूल में भी बन गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब सिर्फ हमें खिलाड़ी बनाना है। चले, खिलाड़ी बनाना, इस पे मजीद आपसे गुफ्तगू भी आइंदा रहेगी। और आयशा इरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और साथ साथ मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और अब से कुछ देर कबल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी आयशा इरम साहिबा। उससे कबल परवेज़ अहमद शेख साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और हमने नेशनल गेम्स और साथ साथ बेसबॉल और दीगर इश्यूज़ पे उनसे बात की। और कोशिश यही थी कि हैदराबाद से वो ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जिस किस्म की खेलों के हवाले से सरगर्मियाँ हो रही हैं उस हवाले से हम बात भी कर रहे थे। और फिर हम वापस आते हैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ। और बाहर इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की पूरे मुल्क के अंदर जारी हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अलावा अगर देख लेना तमाम ममालिक इस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो बिजी दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहां पर वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स छाए रहे, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को जो है खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया वेस्ट इंडीज़ के अंदर। और जहां पर 180 रन पर ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑल आउट कर दिया। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया सेल्स ने, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की, उनका भरपूर तौर पर साथ दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बॉलर जोसेफ ने, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज़ की जानिब से आउट किया। लेकिन जब बारी वेस्ट इंडीज़ की आई तो वेस्ट इंडीज़ की टीम भी लड़खड़ाती नजर आई और 54 रन पर 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे। तो यकीनन ये टेस्ट मैच जो है ना हुस्न है, और हुस्न का म्यार अगर देखना है ना तो इंग्लैंड में जाकर देखें टेस्ट क्रिकेट का, न्यूजीलैंड में जाकर देखें टेस्ट क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखें टेस्ट क्रिकेट का, जहां पर आपको ग्राउंड जो है ना भरे हुए नजर आ रहे होते हैं। वेस्ट इंडीज में यही सूरत हाल है। आप ग्राउंड के अंदर सीटें मौजूद नहीं है, लेकिन आप ग्राउंड के बाहर अगर चले जाएं ना तो ऐसा माहौल लगता है कि ग्रास पे बैठे हुए लोग जो है ना भरपूर तौर पर इस मैच टेस्ट मैच को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जावेद इकबाल भट्टी क्या कहेंगे इस टेस्ट मैच में? वेस्ट इंडीज जो काली आंधी के नाम से मशहूर है, इस काली आंधी के बॉलर्स ने आज भरपूर तौर पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को बेबस कर दिया। जी महीन भाई, बिल्कुल आपने सही तजिया पेश किया है कि जिस दिन से वर्ल्ड चैम्पियनशिप टेस्ट का जो है फाइनल हुआ है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद, मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बाद जो है जो अवाम, जो फैंस थे क्रिकेट के, जो इस जेंटलमैन गेम से प्यार करते हैं, वो दोबारा जो है उन्होंने अब जो है टेस्ट मैचेस में भी स्टेडियम का रुख शुरू कर दिया है। गो के हमारे यहाँ कुछ कम रुझान है, लेकिन इस फाइनल के बाद, जैसे अभी आपने बात की कि बांग्लादेश और श्रीलंका भी टेस्ट खेल रहे हैं, वहाँ भी तमाशाई दिल खोल कर दाद दे रहे हैं और वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रही है। और रही बात काली आंधी की, वेस्ट इंडीज़ की, जिस नाम से वो पहचानी जाती थी, आज उनके मैच में उन बॉलर्स में थोड़ी सी जो हमारे इससे पहले 70, 75, 80, 85 में जो वेस्ट इंडीज़ जिस नाम से जानी और पहचानी जाती थी, उसका थोड़ा सा मुजाहरा, उनकी एक झलक नज़र आई है। सेल्स ने जो 5 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आउट किए हैं और हैरी जोसेफ ने जो 4 आउट किए हैं, वह ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को अंदाज़ा करें कि सिर्फ उनके एक बैट्समैन ट्रेविस हेड ने 51 रन के लिए और उसके बाद 47 ख्वाजा के थे। उसके बाद तमाम प्लेयर जो है कोई रन नहीं, जिस तरीके से डबल फिगर में जाने दिया, तो वो टीम नज़र आ रही है। और आई होप कि जिस तरीके से बैटिंग जब वेस्ट इंडीज़ ने शुरू की तो वेस्ट इंडीज़ भी लड़खड़ा गई। शुरू के उनके 4 प्लेयर हैं वो 54 रन पे आउट हो चुके हैं, लेकिन दूसरे दिन अगर वेस्ट इंडीज़ जो है थोड़ा संभल जाती है, अगर 150 की लीड ले लेती है, तो वेस्ट इंडीज़ जो है आपको पुराना जो उनका खासा था कि अगर वो 100-150 की लीड ले लेते थे मुखालिफ टीम के, तो उनके जो बॉलर्स होते थे वो बिल्कुल विकेटों की पतझड़ लगा देते थे। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ जो है पुरानी जो काली आंधी के नाम से मशहूर थी, इस टेस्ट मैच में उसका जो है कोई 1-2 झलक ऐसी ज़रूर दिखाएगी। चलें, झलक नज़र आएगी और इस पर उम्मीद करते हैं कि दूसरे दिन भरपूर तौर पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। और फिर दूसरी इनिंग जब ऑस्ट्रेलियन बैटर्स खेलते दिखाई देंगे तो इस काली आंधी के ख़िलाफ़ कोशिश करेंगे कि एक अच्छा टारगेट सेट करके दें जहां पर वेस्ट इंडीज़ को मुश्किलात का सामना करना पड़े इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। लेकिन दूसरा टेस्ट मैच अब खेला जाना है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, और कुछ से तब्दीलियाँ भी होती हुई दिखाई दे रही हैं इस टीम के अंदर, चाहे वो इंग्लैंड की हो या भारत की टीम। भारत के बुमराह, जिन्होंने पहले मैच के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, गो के टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस मैच दूसरे टेस्ट मैच में वो शायद इंजरी के बायस दूसरा टेस्ट मैच ना खेल सके। लेकिन इंग्लैंड के
जॉफर आर्चर जो 4 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी यकीनी है और अब वो टीम में भी शामिल हैं, तो देखते हैं जॉफर आर्चर क्या करते हैं 4 साल बाद टेस्ट टीम में वापस आकर और अपने होम ग्राउंड में भरपूर तौर पर वो सलाहियत रखते हैं, अपनी कार्ड से बड़ी मशहूर हैं, इन स्विंग आउट स्विंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, बैटर में अगर थोड़ा बहुत वो भरपूर अपना रोल भी अदा करते हैं, तो क्या कहेंगे जॉफर आर्चर से आने से इंग्लैंड की टीम मज़ीद और मजबूत हो जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से जो आर्चर है, जो उनकी क्लास है वाइट बॉल में, आपने उनकी बॉल देखी है और आपको पता है कि जॉफर आर्चर ने आखिरी टेस्ट भी इंडिया के ख़िलाफ़ ही खेला था, वहीं से उन्हें इंजरी हुई थी और कमबैक भी वो इंडिया के ख़िलाफ़ ही कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए एक ये समझ लें कि ये बुरी खबर है, क्योंकि जॉफर आर्चर जिस तरीके की बॉलिंग करता है, क्योंकि इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे उन्होंने भी इंडिया जैसी टीम को जो है 2 दफ़ा आउट कर लिया था और इंडियन बॉलर जो है वो इंग्लैंड की टीम को दूसरी इनिंग में सिर्फ 4-5 आउट कर सके। तो और फिर बुमराह का जो है अनफिट हो जाना और जॉफर आर्चर का आ जाना, मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। जैसे लास्ट जो टेस्ट चल रहा था उसमें जब पंत ने सेकेंड इनिंग में, दूसरी इनिंग में जो सेंचुरी की थी और वहाँ से सुनील गावस्कर जो थे उन्हें कह रहे थे कि सेलिब्रेशन जंप जो उन्होंने पहले इनिंग में की थी कि लगाएं, लेकिन यह है कि पंत ने तो वो जंप नहीं लगाई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने जो इंडिया के बॉलर्स की गुलाटियां लगवाई वो साफ नज़र आ रहा था और जिस तरीके से अब जॉफर आर्चर की वापसी हो रही, तो मैं ये देख रहा हूँ इंडिया जो पहले अंडर प्रेशर थी और प्रेशर में आएगी, क्योंकि उनके 2 सीनियर्स प्लेयर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो अब जो है इंडिया की टीम को दोबारा उसी ट्रैक पर आने के लिए ना सिर्फ बैटिंग, देखिए बैटिंग नहीं, आपके पास कम से कम ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो आपको 20 जो है विकेटें लेकर दे सके। अब आपके पास अगर आप बुमराह पे ही रिलाई कर रहे थे, तो बुमराह अगर अनफिट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के लिए तो एक ये खुशगवार लम्हा होगा कि बुमराह भी नहीं है। तो जिस तरीके से आपने इंडिया के खिलाफ 371 रन का टारगेट हासिल किया है, तो मैं ये देख रहा हूं कि इंग्लैंड जो है और ज्यादा बुलंद हौसलों से आएगा और इंडिया सेकंड टेस्ट जो है वो बिल्कुल प्रेशर में खेलेगा। चलें, यहाँ पर प्रेशर में खेलती हुई दिखाई देगी इंडिया की टीम मज़ीद, और कोशिश भी यही थी कि आज के शो के अंदर बहुत सी चीज़ों को जो है इस वक्त टेस्ट मैचेस जो जारी हैं उस पर बात करें, फिर नेशनल गेम्स मुनक्किद हो रहे हैं उस पर बात करें, और हैदराबाद में जो इस वक्त स्पोर्ट्स गेम्स मुनक्किद हो रहे हैं उस हवाले से भी बात करने की भरपूर तौर पर कोशिश की आज हमने अपने शो के अंदर। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।